हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा बीटा क्लासेस। माय नेम इज हर्षिता अरोरा और आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। इसी सीरीज में आपको आगे के और चैप्टर्स भी आई विल ट्राई टू प्रोवाइड विद नोट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। पहले बात करेंगे, अगर हमारे चैप्टर में नाम आ जाता है मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर टर्म आता है, मैटर की हिस्ट्री क्या है, तो हमारे पास में दो टाइप के फिलोसफर आपकी बुक में मेंशन है एनसीईआरटी के अंदर, ग्रीक फिलोसफर्स और इंडियन फिलोसफर्स। ग्रीक फिलोसफर्स ने बोला कि जितना भी मैटर होगा वो फायर, वाटर, एयर और अर्थ से मिलके बना है। वहीं हमको इंडियन फिलोसफर्स ने बोला कि आप स्काई भी ऐड करो। ठीक है, तो ये हमारे पास हिस्ट्री होती है कि मैटर हमारे पास में किन किन चीजों से मिलके बना है। पर मैटर क्या है, अगर हम देखते हैं मैटर का डेफिनेशन, एनीथिंग दैट हैज मास। ठीक है, यहाँ पे वर्ड आ जाता है मास, दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड दैट कैन बी परसीव बाय आवर सेंसेस। हम अपनी बॉडी लेते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के पास मास है, हमारी बॉडी ने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, साथ ही साथ में हम देख पाते हैं ना, हमारे हमको लोग देख पा रहे हैं, हम आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। जितने ऑब्जेक्ट्स को आप देख पा रहे हो, टेबल, चेयर, डोर, अलमीरा, राइट, ये सब कुछ हमारे पास में क्या होगा, मैटर होगा। और ये बने किससे, दे मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। ठीक है, अब एटम्स जैसे अभी एग्जांपल से समझो, आपके पास में एक चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप बोलो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो मैम सेल होता है ना। अब हम सेल को बारे में देखते हैं, सेल को और फर्दर जूम किया गया, फिर पता चला कि दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, इनका भी एटम बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट हमें मिल जाता है। सो दैट इज व्हाट। अब हम बात करेंगे कि एटम्स की हिस्ट्री क्या है, कि किन किन साइंटिस्ट ने या किन किन फिलोसफर्स ने एटम्स के बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले आ जाता है डेमोक्रिटस। तो डेमोक्रिटस ने बोला, इफ वी कीप ऑन डिवाइडिंग अ मैटर, अ स्टेज विल कम when the particles obtained cannot be divided further, and he named these individual particles as atoms। उन्होंने क्या बताया, आपके पास मैटर है, मैटर को आपने फर्दर जूम अप किया या डिवाइड करके देखा, आपको फाइनली एटम्स मिल जाते हैं। वहीं एरिस्टोटल ने क्या बोला, लेट मी शो इट टू यू। एरिस्टोटल, एंड यू कैन चेक द इमेज एज वेल। एरिस्टोटल टोटली डिसएग्री थे डेमोक्रेटस से। वो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारे पास में जितना भी सराउंडिंग में आपको दिखने वाला मटेरियल है वो चार एलिमेंट से मिलके बना है, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। इसका इन्होंने ऐड नहीं किया था क्योंकि हमने हमने अभी देखा है, इंडियन फिलोसफर्स बोलते थे कि स्काई भी है। देन वी आर हैविंग महाऋषि कन्नड़, यू कैन चेक द इमेज अगेन। महाऋषि कन्नड़ बोलते हैं that if we keep on dividing the matter, we will reach to a stage where further division will not be possible, and he named these particles as परमाणु। परमाणु मतलब एटम, सीधी सीधी बात करें तो पार्टिकल्स मतलब। ठीक है, तो अभी उस टाइम पे मैटर जैसा कोई टर्म था नहीं, है ना, तो उन्होंने मैटर को अपनी लैंग्वेज में बोला पदार्थ। और उन्होंने बोला कि पदार्थ का फर्दर डिवाइड करोगे आपको फाइनली स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स परमाणु मिल जाते हैं। एंड देन पाकुदा गत्यायमा, उन्होंने बोला कि ठीक है, इन पार्टिकल्स को मिला दो आपको मैटर मिल जाएगा। ऊपर से क्या पढ़ते आ रहे हैं, मैटर को डिवाइड करा, जूम किया, हमको मिल गए एटम्स, हमको मिल गए पार्टिकल्स। इन्होंने बोला ठीक है, उन्हीं पार्टिकल्स को मिलाओ, फाइनली आपको मैटर मिलेगा। ठीक है, that particles generally exist in combined form, which gives us various form of matter। अपने अपने combined form में एलिमेंट्स या पार्टिकल्स जुड़ते हैं और उससे हमको मैटर मिल जाता है। देन विल टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, कि लेट मी मेक पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम नोन एज इंटरपार्टिकल स्पेस। मान लो एक ही पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल है, इनके बीच में जो भी स्पेस होगा इसको हम बोलेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस। नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी पता है आपको कि हाँ पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, उसको बोलते क्या, इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। साथ ही साथ में ये पार्टिकल्स आपस में बॉन्डेड भी हैं। जैसे आप कोई सॉलिड ले लो, आप आइस ले लो, पार्टिकल्स कितने पास पास में, कैसे पास में है वो, मतलब कुछ तो फोर्स होगा उनके अंदर। उन्हीं फोर्स को कहा जाता है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। साथ ही साथ में अच्छा कोई पार्टिकल मोशन में है, मोशन में है तो उसके पास एक एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यही अब हम फिजिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इफ यू वांट टू राइट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी भी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, एमजीएच होता है, हाइट वाला होता है। अब ये मोशन के बारे में बात करते हैं। वी का मतलब होता है यहाँ पे, वी डिनोट्स वेलोसिटी। ठीक है, और के ई मतलब होता है यहाँ पे, इसको किसको ये बताया गया है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अभी कोई बॉडी है वो कंटिन्यूसली मोशन में है, इसका मतलब उस पार्टिकल्स के पास में या उस जो पार्टिकल्स मैटर के बारे में बात कर रहे हैं उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैं यहाँ से क्लियर हो जाता है कि कोई भी मैटर है
पार्टिकल से मिलकर बना है। उन पार्टिकल्स में स्पेस, जिसको बोलते हैं इंटरपार्टिकल स्पेस, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिनको बोलते हैं इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। साथ ही साथ में काइनेटिक एनर्जी पजेस करते हैं, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअसली मोशन में भी रहते हैं। देन प्रोसीडिंग फर्दर, हमारे पास कुछ एक्टिविटीज हैं, जबकि एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है और पेपर में पूछ लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेट बाय एन एक्टिविटी की पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मोशन में है, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो एक एक एक्टिविटी से समझेंगे। पहली वाली एक्टिविटी कंक्लूजन में बाद में जाएंगे। पहले देखते हैं हमने क्या करा। एक बीकर के अंदर पानी लिया, उसके अंदर हमने शुगर के पार्टिकल्स ऐड करे, और हमने शुगर के पार्टिकल्स ऐड करने से पहले बड़ी स्मार्ट सी इसका लेबलिंग कर दिया। अच्छा ठीक है, यहाँ पानी का लेवल यहाँ तक है, ठीक है। फिर हमने शुगर पार्टिकल्स को डाला, उसको डिसॉल्व किया। फिर कुछ शॉकिंग नहीं, क्योंकि आप पहले भी आपने बुक्स के अंदर देखा होगा कि पानी का लेवल राइज नहीं होता, कि देयर इज नो राइज इन द लेवल ऑफ अल्राइड H2O वाटर, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या कंक्लूजन मिल जाता है कि पानी का लेवल क्यों राइज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे इससे दो कंक्लूजन है। एक तो शुगर और वाटर दोनों किससे मिलके बने हैं, ऑब्वियसली देखो ये मैटर है, तो ये कोई शॉकिंग बात नहीं है कि डेफिनेटली दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दूसरी बात, शुगर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, तभी देयर इज नो राइज इन द लेवल ऑफ वाटर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि आफ्टर एडिंग शुगर और सॉल्ट देयर इज नो राइज इन द लेवल ऑफ वाटर। यू विल से कि ठीक है, नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल्स जो भी हैं शुगर के या सॉल्ट की, वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है डेमोन्स्ट्रेट बाय एन एग्जांपल, डेमोन्स्ट्रेट बाय एन एक्टिविटी कि पार्टिकल्स एनी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो आप ये बता सकते हो, सेम ये वाला एक्सपेरिमेंट या फिर ये वाली एक्टिविटी आप इसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है, तो आप क्या करोगे। यू विल टेक 3 केसेस। सबसे पहले आप ले लो आयरन, चौक और रबर बैंड। तीन अलग अलग टाइप के मैटर है, तीनों सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। अब मैंने इसको पहले भी बोला था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे, हर एक मटेरियल का दूसरे मटेरियल से कुछ तो फर्क पड़ेगा ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। रबर बैंड स्ट्रेचेबल है, चौक को आप एक हाथ से तोड़ सकते हो, आयरन को दो हाथ से भी नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है कि आयरन के पास में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तभी तो हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ये पूरी सीरीज आ जाती है जहाँ पे हमको क्लियर है कि अगर मेरे पास में आयरन है, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयरन के पास में है। रबर बैंड स्ट्रेचेबल तो है ही, है ना, उससे कम इसमें आ जाएगा। सबसे कम आता है चौक में। क्यों, क्योंकि चौक तो एक हाथ से तोड़ सकते हो आप, इतना सॉफ्ट रहता है, तो क्या ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसके अंदर। तो ये हमारे पास पूरे केसेस मिल जाते हैं एक्टिविटीज को लेके। और तीसरा की कंटिन्यूसली मोशन में रहता है, आप उसे डिफ्यूजन से एक्सप्लेन करोगे कि पार्टिकल्स लगातार मोशन में है। जैसे हम बात करेंगे, अच्छा ये नोट्स की फॉर्म में सेकंड वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। particles of matter they move and occupy the interparticle space of another matter। एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो उसी इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को आप बोलोगे डिफ्यूजन। डेफिनेशन मैं रीड कर देती हूँ। The process of intermixing of different type of matters on their own is known as diffusion। Got it? अब ये बोलोगे मैम बायो में भी पढ़ा है हमने ये, है ना, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का डिफरेंसेस देखा होगा। क्या पढ़ा था आपने ऑस्मोसिस डिफ्यूजन दोनों केसेस में भी, कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मूवमेंट होता है, ठीक है। जैसे अच्छा पहले ना ये अगर 1 मार्क में आएगा, दिस डेफिनेशन इज मोर देन सफिशिएंट, पर अगर 2 मार्क्स में आ जाता है तो अब ये भी बताओगे कि क्या फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से डिफ्यूजन होता है। तो 2 फैक्टर्स का नाम आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आता है रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा पार्टिकल्स अगर मोशन में ही नहीं होते तो डिफ्यूजन कैसे होता, प्रॉब्लम हो जाती। सॉलिड्स में भी डिफ्यूजन होता है, डोंट गेट कंफ्यूज, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरपार्टिकल स्पेस ऑफ मैटर, अब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है तो दूसरे पार्टिकल्स आएंगे कैसे। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिफ्यूजन होता है। देन कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे आपके पास में बहुत आजकल तो हमें मिल जाती है ना मार्केट में बड़ी अच्छी अच्छी कैंडल्स जिनकी स्मेल बहुत अच्छी है, फ्रेग्रेंस काफी अच्छी आती है। तो अगर आपने रूम में एक साइड में वो कैंडल को बर्न अप किया है, आपको पूरे रूम में खुशबू आएगी थोड़ी देर के बाद। रीजन, वन वर्ड, डिफ्यूजन, ठीक है। परफ्यूम्स सब लगाते हैं, आप स्कूल जाते हो तभी अच्छे से परफ्यूम लगा के जाएंगे ना, अगर नहाए नहीं होते तो, है ना। नहीं तो फिर पार्टीज में जाते हो तो परफ्यूम लगा के जाओगे। क्यों लगा के जाते हो परफ्यूम, क्योंकि उसका फ्रेग्रेंस अच्छा आता है। अब हमारी बॉडी पे लगा है, हमारे पास से कोई जाएगा तो हम उनको खुशबू आती है ना, हमारे हमारे पास से कोई भी पास बाय करेगा, या फ्रेंड्स या फैमिली, तो क्या होगा, उन्हें पता चल जाएगा अच्छा आज इसने परफ्यूम लगाया है। कैसे पता चला, क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा था उस वक्त, आपके जो परफ्यूम के पार्टिकल्स है एयर के परफ्यूम के पार्टिकल्स से जाके मिक्स हो जाते हैं। और तीसरा जो पेपर में आ जाता है, परफ्यूम तो नहीं आएगा पेपर में, क्या ही पूछेंगे वो। मतलब आपसे अपने एग्जांपल्स में लिखने को दिया जाए तो लिख सकते हो, बाकी ये यहाँ क्वेश्चन ये बनता है एक्टिविटी। आपने क्या करा, 2 बीकर्स लिए, समझदारी से कि तोड़ने नहीं है ये बीकर्स लैब में। तो यहाँ पे बीकर्स के अंदर क्या होता है, नीचे वाले बीकर में हमारे पास है ब्रोमीन
वेपर्स। अब ब्रोमीन वेपर्स का कलर आपको पता चल गया कि रेडिश ब्राउन होता है। फिर ऊपर एक और बीकर है जिसमें हमने कोई गैस नहीं लिया। अब एयर का मतलब कौन सा कलर दिखेगा, का कलर होता है जस्ट जो का पार्ट कलरलेस ही है, कुछ नहीं दिखता। और प्लेट से दोनों सेपरेटेड है। फिर आपने क्या करा, दोनों बीकर्स को ऊपर नीचे रखा और प्लेट को हटा दिया। थोड़े टाइम बाद, थोड़े टाइम नहीं 2 मिनट के अंदर अंदर आप देखोगे ऊपर वाले बीकर के अंदर भी रेडिश ब्राउन कलर आ गया। डिफ्यूजन हुआ होगा इसका मतलब। यहाँ पे था हाई कंसेंट्रेशन, ऊपर था लो कंसेंट्रेशन। और फाइनली वाटर के अंदर आप इंक मिला देते हो तो क्या होता है, पूरे पानी का कलर चेंज हो जाता है। ऑलमोस्ट हैव ट्राइड, इवन आई हैव ट्राइड व्हेन आई वाज एट योर एज कि पानी के अंदर इंक मिला के देखेंगे, ज्यादा इंक हो जाएगी, मतलब मल्टीपल थिंग। तो आप देखोगे कि पूरे पूरे पानी के अंदर थोड़े टाइम बाद पूरा कलर चेंज हो जाता है। व्हाई इट इज सो, इट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा, ये डिफ्यूजन में और एग्जांपल्स जो काफी ज्यादा मतलब क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो रहता है कि व्हाई यू विल गेट द स्मेल ऑफ हॉट फूड क्विकली कंपेयर टू द कोल्ड फूड। सेम रीजन बोलोगे कि जो हॉट फूड होता है उसमें डिफ्यूजन ज्यादा होता है क्योंकि उसमें टेम्परेचर ज्यादा है। हॉट फूड में टेम्परेचर ज्यादा होगा, पार्टिकल्स मोशन में ज्यादा रहेंगे, तो जितना ज्यादा मोशन रहेगा उतना ज्यादा इंटरमिक्सिंग मिक्सिंग होगा और उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा। ठीक है, तो these are the ways by which you can explain in your exam. Next we'll talk about states of particles of matter, solid, liquid, gases। इसको नई बात नहीं है। other two states, प्लाज्मा एंड बीईसी, एग्जाम में नहीं पूछते। आई टेल यू, प्लाज्मा और बीईसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आगे कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ओलंपियाड्स के आपके स्कूल में एग्जाम्स होते होंगे, एनटीएससीज के होते हैं, उसमें आ सकता है, तो वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले पहले जो सॉलिड लिक्विड गैसेस है ना, इनका याद पता है कैसे करोगे, कंपैरिजन से याद हो जाएगा अगर कि आपको पता है सॉलिड क्या है ना, कोई नई बात नहीं है, बचपन से दिखते आ रहे हो बहुत सारे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे लिक्विड, बहुत सारे गैसेस। बट पेपर में लिखोगे कैसे कि हमने तो बचपन से देखा है, ऐसा नहीं ना। डिफरेंसेस से याद रखोगे तो आसान पड़ेगा। जैसे शेप्स एंड वॉल्यूम, सबसे आसान सॉलिड, फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम, सबसे आसान गैसेस भी है। ना ही वॉल्यूम फिक्स है ना ही शेप फिक्स है, बल्कि अगर हम लिक्विड के बारे में बात करेंगे, इनका वॉल्यूम तो फिक्स है बट शेप कोई फिक्स नहीं है। जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर में लिक्विड का शेप चला जाएगा। कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ग्लास में कुछ और शेप है, बॉटल में कुछ और शेप है, राइट। वही बात करेंगे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेके। तो अगर अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स ना कैसे होते हैं, बहुत पास पास हैं। तो ये दो दो चीजों को एक साथ पढ़ेंगे अब हम, इंटर पार्टिकल स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। वहीं अगर मैं लिक्विड के बनाऊं तो थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। वही गैसेस के बनाए जाए तो और भी दूर दूर बनाना चाहिए, इस तरीके से ना। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया है कि अगर मेरे पास में जो सॉलिड है उनके पास में इंटर पार्टिकल स्पेस कुछ है ही नहीं, कितना कम है, मिनिमम है। वहीं स्पेस कम होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, वही हम बात करेंगे गैसेस में लेके, कितने दूर दूर हैं गैसेस के पार्टिकल्स। स्पेस तो काफी ज्यादा है, मैक्सिमम बात तो बिल्कुल ठीक लिखी है, बट वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इतने दूर दूर हैं। अब इतने दूर दूर होने की वजह से क्या ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा उनके बीच में, है ना। और लिक्विड सबसे आसान रहता है, मॉडरेट फॉर्म में रहते हैं ना, ऐसे इसमें भी लिखेंगे ना ही ज्यादा फोर्स, स्पेस भी ठीक ठाक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ठीक ठाक है। तो यहाँ से ना एक पॉइंट जो आपको समझने की जरूरत है, लेट मी गो बैक है और यहाँ पे लिख के देती हूँ आपके लिए, ठीक है। यस, सो आई एम गोइंग टू राइट इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटरपार्टिकल स्पेस का रिलेशनशिप क्या रहता है इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये वन वर्ड एमसीक्यूज में भी बन सकता है, मतलब ध्यान रखना इस बात को, अगर एमसीक्यूज में भी आ जाएगा तो सही से आप बता दोगे कि क्या इनके बीच में रिलेशन रहता है। सीधा लाइन खींच लेते हैं, दैट दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इनवर्सली रिलेशनशिप में रहते हैं। नाउ जंपिंग अहेड, हियर वी आर हैविंग, ये हमने डिस्कस कर लिया सॉलिड लिक्विड गैसेस में। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी को लेके, सॉलिड के पार्टिकल्स में इतना ज्यादा ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्पेस कुछ है नहीं, क्या क्या कंप्रेस करोगे। आज सोचो बाहुबली की शक्ति आ गई, आज हमारे पास में बॉटल ले लेते हैं, टैंक है, अलमीराज हैं, डोर है, आज सबको कंप्रेस कर देंगे अच्छे से। तो हाथ जाएगा पहले, हाथ टूटेगा बाद में कुछ कंप्रेस होगा, नहीं कर पाओगे कंप्रेस, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी और स्पेस है नहीं। दूसरी बात करेंगे लिक्विड की, ये भी कंप्रेस नहीं कर सकते, गैसेस आर कंप्रेसिबल, तभी तो हम एलपीजी, सीएनजी, है ना, ये बनाते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये क्यों बनता है, क्योंकि गैसेस को कंप्रेस करना आसान है। क्यों आसान है, पार्टिकल्स ऑलरेडी इतने दूर दूर हैं कि उनको कंप्रेस कर दिया जाए तो वो पास पास आ जाएंगे। देन डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी हाई किसकी होती है, सॉलिड्स की, मॉडरेट लिक्विड्स की, और गैसेस की सबसे कम होती डेंसिटी क्या होता है, लेट्स सी दैट एज वेल, सेकेंड।
देखो डेंसिटी का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द डेंसिटी। अब मतलब क्या होता है यहाँ पे, इफ यू विल चेक, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो सॉलिड्स होते हैं ना, एक तो उन्होंने बहुत कम वॉल्यूम, उनका बहुत कम ऑक्यूपाइड होता है। मान लेते हैं कि 10-10 पार्टिकल्स तीनों के ले लिए, 10 पार्टिकल सॉलिड के पास है, लिक्विड के थोड़ी दूर है, गैसेस के काफी दूर है, तो गैसेस का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। वही मास कंपेरेज रहता है ना, तो थोड़ा हैवी वेटेड, पार्टिकल्स 10 है तो चलो बराबर बराबर भी मान लिया जाए। अब जिसका वॉल्यूम लेस उसका डेंसिटी ज्यादा नहीं होगा, इनवर्स है ना, एक कम एक ज्यादा। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि सॉलिड के पास सबसे ज्यादा डेंसिटी है और सबसे कम गैसेस के पास होती है ना। अच्छा, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी में ध्यान रखेंगे, जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड हैं, मतलब दे रेजिस्ट टू चेंज देयर शेप, अपना शेप चेंज नहीं करते। वहीं जो फ्लूइड बोल रहे थे, लिक्विड और गैसेस होते हैं, वो फ्लूइडिटी की प्रोसेस या फ्लूइडिटी दिखाते हैं, फ्लूइड होते हैं, मतलब दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, बहने की टेंडेंसी होती है। एंड फाइनली डिफ्यूजन, तो सॉलिड्स में तो डिफ्यूजन नहीं होता, एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पे क्यों लिखा है फ्यू एक्सेप्शंस, क्योंकि हमें पता है, लेट मी राइट इट, ये ब्लैक बोर्ड है, इसके ऊपर आपने चौक से कुछ लिखा लास्ट लेसन में, और अगले दिन आते हैं स्कूल में, हम देखते हैं कि बड़ा डिफिकल्ट है उसको रब करना, चौक को ब्लैक बोर्ड से, क्योंकि वहाँ थोड़ा बहुत डिफ्यूजन हो जाता है पर हर जगह नहीं होता। ठीक है, हमारा बॉडी सॉलिड फॉर्म में है, राइट, पूरा सॉलिड नहीं, अंदर लिक्विड भी है। लेट्स लीव आवर बॉडी, हम ले लेते हैं वाटर बॉटल और बेड, बेड को ले लेते हैं। अब बेड या फिर टेबल, आप वाटर बॉटल को टेबल पे रख के जाओगे, अगले दिन ऐसे थोड़ी है कि वो वाटर बॉटल उससे चिपक गई, नहीं ना, या फिर उसके अंदर सेटल डाउन हो गई, इनमें आपस में मतलब डिफ्यूजन हो गया, नहीं होता ऐसा, हर जगह नहीं होता सॉलिड में। लिक्विड्स में आपको मॉडरेट डिफ्यूजन देखने को मिलेगा, जैसे इंक पानी के अंदर ऐड किया था, है ना। वहीं हम बात करेंगे गैसेस में, यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्यूजन, वो फ्यूम वाला एग्जांपल हो गया, कैंडल्स के एग्जांपल हो जाएंगे, ब्रोमीन वेपर्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे, सब हमारे पास में अलग अलग एग्जांपल्स रहते हैं। देन विल टॉक अबाउट कि ये क्वेश्चन आता है, स्पॉन्जेस आर सॉलिड बट दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। आप क्या आंसर दोगे कि जो स्पॉन्जेस होते हैं वो तो सॉलिड है, स्पंजेस मतलब जो जनरली वी यूज स्पॉन्जेस टू डू द मेकअप, और या बाकी सबको अपने अपने यूजर्स रहते होंगे, या फिर यू नो वाइल क्लीनिंग द फेस वो काफी इस्तेमाल होते हैं स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस क्योंकि इनके पास में होल्स होता है, जैसे आप कंप्रेस करोगे तो एयर बाहर आ जाएगी और वो कंप्रेस हो जाएगा। तो ये हमारे पास में, अच्छा इसके अलावा ना 2-3 क्वेश्चन और हैं, वेट अ सेकेंड। पहले तो स्पॉन्जेस का आई गेस क्लियर हो गया, इनके पास में होल्स है, इन होल्स में एयर रहता है, तो आपने जैसे इसमें प्रेशर लगाया होगा एयर आ गया बाहर। ठीक है, वहीं अगर हम बात करेंगे शुगर को लेके, ऐसा बोलते हैं कि शुगर तो सॉलिड है, फिर भी इसको जिस कंटेनर में डालोगे वो कंटेनर का शेप मिल जाएगा। फिर आप बोलना कि नहीं, जो शुगर के अपने क्रिस्टल्स रहते हैं उनका शेप नहीं चेंज होता, वो कंबाइंड में चेंज होता है। तीसरा आ जाता है रबर बैंड का, रबर बैंड सॉलिड है पर वो रिजिड नहीं है, स्ट्रेचेबल है ना। आप बोलोगे कि वो अपने अंदर एक नया प्रॉपर्टी दिखाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी का, है ना। तो जिसके अंदर आप क्या सोचते हो, मतलब क्या हमने देखा है, रबर बैंड तो हम लगाते भी हैं, कि वो स्ट्रेच हो जाते हैं ना, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इस वजह से। तो 2-3 केसेस हैं जो आपको ध्यान रखना, जिससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। देन विल मूव ऑन टू दी फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट। अदर टू स्टेट में क्या था, प्लाज्मा और बीईसी, एज मेंशन, स्कूल के एग्जाम में तो नहीं, ओलंपियाड, एनटीएससी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है। प्लाज्मा क्या होता है, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स हैं, दैट इन द फॉर्म ऑफ एन आयनाइज्ड गैस। गैस का बहुत हाई टेम्परेचर, हाई स्पीड में हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो आपको एक नए टाइप का स्टेट मिलेगा जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है और हाई एक्साइटेड पार्टिकल्स रहते हैं। आयोनाइज्ड गैस का मतलब क्या होता है, चार्ज है, ठीक है। कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, फ्लोरेसेंट ट्यूब में, नियॉन साइन बल्ब में, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो गैसेज है वो हीलियम और नियॉन है। देन जो हमारे पास स्टार्स और सन है वो ग्लो क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ प्लाज्मा, उनकी ग्लोइंग का रीजन ये रहता है। ठीक है, देन या द इमेज इज हियर फॉर वन सच प्लाज्मा। देन बीईसी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। ठीक है, अब ये कैसे बना, दे फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। इसमें क्या किया था हमने, इसमें टेम्परेचर प्रोवाइड किया था, है ना, इसमें टेम्परेचर बढ़ाया गया था, यहाँ पे हमें ठंडा करना है ना। कोल्ड लिख दिया, कूल डाउन, वेट अ सेकेंड, यस, यहाँ लिखना था कूल। ठंडा करेंगे तो क्या होगा, गैसेस जितनी भी हैं वो पहली बात तो हमें गैस, सारी गैसेस नहीं, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी की गैसेस को हम बहुत कूल डाउन करोगे तो आपको नया स्टेट मिल जाएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। दो साइंटिस्ट है, बोस और आइंस्टाइन, उनके नाम पे। तो सुपर कंडक्टर्स, सुपर फ्लूइड्स आर फ्यू एग्जांपल्स। अभी ना हमने जो स्टेट्स देखे हैं उनके इंटर कन्वर्जन भी होते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा, लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा, प्रेशर कैसे इफेक्ट करेगा, दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू continue in the next session. So yeah, till then, take care of yourself. Thank you for watching. And if you really like it, then like, share and subscribe. जो सब बोलते हैं, ठीक है, do according to you. And also कोई doubt रहेगा then post it in the comment box.
ऑल्सो वन लास्ट थिंग इज देयर कि ये सीरीज में आपको साथ साथ नोट्स मिलेंगे, सो होपफुली आप अपने नोट्स बनाते चलें, क्योंकि रिवाइज करते वक्त नोट्स काफी काम आएंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय एवरीवन।